बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो 25 तारीख से पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ। उससे पहले प्रैक्टिस मैच का तीसरा रोज़ था, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 455 रन का उसने मजमू बनाया और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी। 8 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। बाबर आजम, अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर की है, तो एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हाथ को खोले हमारे बैटर बॉलर्स ने। और सूरत हाल ये है कि वेस्ट इंडीज़ के एक बैटर ने 98 रन की इनिंग्स खेली है। अब वहाँ पर हमारे बॉलर्स पर भी सवालिया निशान है। अब जाहिर है उनको पता चल गया होगा कि अब किस टेक्निक से हमने 25 वाले मैच में जाना है, क्या क्या खामियां कोताहियाँ रह गई। अब वो इस प्रैक्टिस मैच में चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ अब 1, 2, 3 या इससे पहले चले एक हफ्ता कह ली इस रोज़ ना एक डिबेट हुई क्रिकेट को लेकर एक निजी चैनल पर, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिसमें आकिब जावेद साहब थे, मोहम्मद हफीज़ थे, यूनुस खान थे, शान मसूद थे, साबिक चेयरमैन खालिद महमूद थे, हारून रशीद थे। इस तरह के ये बड़े नाम जो हैं वहाँ पर बैठे हुए थे, मोहम्मद हफीज़ समेत। तो उन्होंने ठीक है एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। मोहम्मद हफीज़ और आकिब जावेद साहब की तो वहाँ पर एक बहस भी हुई है, एक दूसरे पर बात डालने का सिलसिला जारी था। तो बहुत सी तजावीज़ सामने आई हैं, जिसमें से कुछ उन लोगों की तरफ से तजावीज़ सामने आई हैं जो कि ऑलरेडी ओहदों पर फाइज हैं लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे। और आकिब जावेद साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आईसीसी रैंकिंग में टॉप 4 में आए बगैर मुसलसल कामयाबी मुमकिन नहीं है। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि 92 का जब वर्ल्ड कप जीते ना तो नंबर 1 टीम हम तब भी नहीं थे, हम तब भी चौथे पाँचवें नंबर पर थे। नंबर 1 हम तब भी नहीं थे और ना हमने कभी कोशिश की इस बारे में और ना ही हम कर सकते हैं। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ पीसीबी ने स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ कर दिया दोबारा से 26-27 सेशन का। उसमें 100 से ज़ायद अज़ला के 1200 स्कूल इसमें शरीक होंगे। अच्छी बात है, ग्रास रूट लेवल पर काम चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से टैलेंट ऊपर आए और डेफिनेटली यहीं से ही टैलेंट ऊपर आएगा, आगे चल के उन्हें ग्रूम करना है। CPL 2026 में जमैका किंग्समैन ने मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। उस्मान खान है, हुनैन शाह है, मास सदाकत है, हसन खान, शयान जहांगीर और तैयब आरिफ, ये कुछ ऐसे नाम हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब और साथ ही साथ अहमद सईद हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। मोहसिन साहब हमारे साथ है, टीम कंफर्म कीजिएगा। अच्छा चलें, मोहसिन साहब को आगे चल के हम ज्वाइन कर लेते हैं। अहमद सईद साहब, सर ये साबिक क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट का म्यार बेहतर बनाने पर उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। और जो आकिब जावेद साहब थे उन्होंने ये कह दिया है कि हर आईसीसी इवेंट जीतने की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं है। अगर ऐसी अप्रोच होगी तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये कहा जाए कि भाई हम जीतने के लिए ही जाएंगे तो शायद कोई रिजल्ट चेंज हो जाए यार। देखें, अगर हर आईसीसी इवेंट को जीतने की तवक्को जो है वो हकीकत पसंदाना नहीं है तो फिर माफ़ करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर पागलों का टोला है। फिर इंडिया की टीम जो पिछले 6 सालों से जो है वो हर आईसीसी इवेंट को ना सिर्फ जीतती है, हर इवेंट में फेवरेट तौर पर जो है वो शरीक होती है, वो फिर पता नहीं किसी और प्लेनेट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप लूजर मेंटालिटी वाले लोगों को अपने ड्रेसिंग रूम्स का हिस्सा बनाएंगे तो फिर यही हाल होगा जो आप देख रहे हैं। और ये जो बातें हैं ना जी, कि अब सबसे पहली बात तो ये है कि आकिब जावेद साहब हमेशा अपनी आज की क्रिकेट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं 92 क्रिकेट साथ। ये को पहली बार नहीं कर रहे आकिब जावेद साहब, पहले भी काफ़ी दफ़ा ने रेफरेंस तौर पर इस्तेमाल किया है। तो अगर आपने 2026 की क्रिकेट को 92 की क्रिकेट के मुताबिक ही चलाना है, वहीं से ही इंस्पिरेशन लेनी है, वहीं से ही आपने जो है वो स्टैंडर्ड्स लेकर आने और थ्रेशोल्ड लेकर आने हैं, तो फिर हमें माफ़ कर दें। फिर अच्छा, फिर एक तरफ आप 92 से कंपेयर करते हैं, फिर हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट और स्ट्राइक रेट और पता नहीं क्या क्या। तो ये चूरन बेचना आप कब बंद करेंगे? आकिब जावेद साहब पाकिस्तान में कौन सा ऐसा ओहदा है क्रिकेट बोर्ड का जहां पर ये नहीं रहे सिवाय चेयरमैन पीसीबी के? मेरा ख्याल है एक वही रहेगा बस। हाँ, वो भी दूर नहीं है बात। हाँ, डायरेक्टर ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो ये बने होते हैं, कोचिंग में ये आ रहे होते हैं, मशवरे ये दे रहे होते हैं, एनालिस्ट ये बने होते हैं, सिलेक्शन कमेटी में ये आते हैं, और किसी को कोई एम्बिग्विटी इतनी है कि किसी को ये नहीं पता कि किसी का रोल क्या है। तो आकिब जावेद साहब इस वक्त ऑल इन ऑल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आए हैं उस वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इंप्रूव होने के बजाय उसका स्टैंडर्ड नीचे गया है। अच्छा, अब मामला ये है कि जिस डिबेट की आप बात कर रहे हैं, इस डिबेट में पाकिस्तान क्रिकेट के जो साबिक क्रिकेटर यहाँ बैठे हुए हैं वो माजी में किसी न किसी ओहदे के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रह चुके हैं, बिल्कुल ऐसे, या वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान रह चुके हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि जब शान मसूद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, या मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, या मोहम्मद हफीज़ जब पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग के रोल में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? उन्होंने भी वही कुछ किया था जो पिछली रिवायात का तसलसल था। उन्होंने भी वही टीम सिलेक्ट की थी जो सिलेक्शन कमेटी उन्हें लिख के दे देती थी। पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट में तनज़्ज़ुली की वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कप्तान होते हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपनी मर्जी का एक प्लेयर भी टीम में शामिल नहीं करवा सकते हैं।
तो आप जब इस किस्म की डिबेट लेकर आते हैं तो उन डिबेट्स के ऊपर उन लोगों को बिठाया करें जिनका अपना कोई कैरेक्टर हो, जिनकी अपनी कोई लेगेसी हो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई चीज जीत कर दी हो। आप उन लोगों को स्टेज दे देते हैं या उन लोगों की बातें आप फ्लोट करवाते हैं मीडिया के अंदर जिनकी अपनी कोई लेगेसी नहीं है। देखें, जब आप मीडिया के ऊपर जाते हैं ना और वहां पर रिकी पॉन्टिंग बात करता है तो बाद में एक वजन होता है, और वो वजन, उसकी दलील बाद में आएगी, उसकी अपनी हिस्ट्री पहले आएगी, उसकी अपनी लेगेसी पहले आएगी जो ट्रॉफीज वो लेकर आया है। आप जब वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट की 3-4 ट्रॉफियां लेकर बैठे हो ना, तो उसके बाद आप जो बात करेंगे वो लोगों को अहम बात लगेगी। लेकिन आप कुछ भी अचीव करके नहीं आए और आप यहां पर आके लोगों को मशवरे देते रहे मोहम्मद हफीज साहब की तरह, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ के लिए जो है वो फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है वो वक्त करीब है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन वो वक्त करीब है जब हमें इस क्रिकेट की फातिहा पढ़नी पड़ेगी अगर ये मामला इसी अंदाज में चलते रहे। तो ये टोला जब तक पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत है उस वक्त तक कोई तब्दीली इस मुल्क में नहीं। अच्छा, इनमें से जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिवाय मेरा ख्याल है यूनुस खान के अलावा कौन सा ऐसा आदमी जिसने कभी ग्रास रूट में जाकर कोचिंग की है, जिसने कभी ये इंटरेस्ट शो किया? पीसीबी का टैलेंट हंट प्रोग्राम आया ना स्कूल्स के लिए, कितने लोग हैं आपको अभी पता चल जाएगा, लिटमस टेस्ट ले लीजिएगा इनका। इनमें से कितने कोचेज हैं, कितने लोग हैं जो अपने दफ्तरों से निकलकर, अपने एसी वाले कमरों से निकलकर वहां ट्रायल देखने जाते हैं? पॉसिबल ही नहीं। कितने साल से आकिब जावेद साहब पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में, एक बार आपने कभी सुना है कि ये गए हो किसी जोन के अंदर, किसी रीजन के अंदर मैच देखने के लिए? एक बार कभी आपने सुना है कि असद शफीक साहब या कोई भी इनका सिलेक्शन कमेटी का कोई भी मेंबर वो कहीं पर आपको जाकर किसी क्लब का मैच देखता हुआ मिला हो? तो भाई, जब आप क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं ना, तो क्रिकेट की बेहतरी शुरू होती है ग्रास रूट से, और ग्रास रूट में जो कोचिंग का मयार होगा, जो वहां से प्रोडक्ट निकलेगा, वही पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो हुजूर सबसे पहले जाकर आपको देखना ये चाहिए कि जो लोग ग्रास रूट लेवल में बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं, या जो अभी पीसीबी के टैलेंट हंट प्रोग्राम में स्कूल जो शरीक होंगे, उनके बच्चों के साथ क्या हाल होगा उस लेवल के ऊपर, सबसे पहले ये जाकर देखें। वहां पर जो कोचेस तैनात हैं, जब तक आप उनकी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, जब तक आप उस डेवलपमेंट के थ्रेशोल्ड से बच्चों को नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी। आप तकरीरें जितनी मर्जी करवा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी मर्जी करवा लें, वो आकिब जावेद साहब बहुत अच्छी करते हैं, मोहम्मद हफीज साहब बयान बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक है, मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन कर। मोहसिन साहब, सर अभी डिस्कस कर रहे थे हम, ये दो बड़े नाम हैं, आकिब जावेद और मोहम्मद हफीज। एक हमने देखा कि एक डिबेट हुई क्रिकेट को लेके एक निजी चैनल पर, बड़े बड़े नाम वहाँ पर बैठे हुए थे। दो स्टेटमेंट है जिनको जो ज़ेर बहस डेफिनेटली होनी चाहिए। उसमें आकिब जावेद साहब का है कि आईसीसी इवेंट जीतने की, हर इवेंट जीतने की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं है, ठीक है। तो इसमें सवाल ही बनता है कि अगर आपकी अप्रोच वो नहीं है तो फिर आप आगे चल के परफॉर्म करेंगे। मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं है, डोमेस्टिक का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। तो जब ये उन ओहदों पर विराजमान होते हैं, ये स्टेटमेंट्स तब कहाँ जाती हैं? मोहम्मद हफीज साहब वो थे जिन्होंने इंटेंट का शोशा छोड़ा, जिन्होंने स्ट्राइक रेट की बात की, जिन्होंने कहा कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, फलां 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 फलां। जब उस ओहदे पर होते हैं तब इनके स्टेटमेंट्स और होते हैं, जब उतर जाते हैं तो फिर और होते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं, आपको जो ये डुअल फेस आप कह लें इसे? 100% डुअल फेस है जी। ये तमाम किसी एक की कहानी नहीं है। आकिब के भी अगर आप पिछले प्रोग्राम देख ले, जिस वक्त ये थे नहीं बोर्ड में, तो उस वक्त उनके बड़े बड़े ब्लंट होते थे और बड़े ही वो समझे जाते थे कि जी बड़े स्ट्रेट बात करते हैं, और यही स्ट्रेट बातें हफीज की शुरू हो गई। और यही मोहम्मद यूसुफ साहब जिस वक्त आपके कोच थे तो उस वक्त कोई बात नहीं थी, कोचिंग चल रही थी। जिस वक्त वो बाहर आते हैं तो कहते हैं जी मेरी तो लोग बच्चे बातें नहीं सुनते। और वही आपका कोच जो है वो यहाँ पे कोचिंग करता है, जब पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है तो आपके खिलाफ बातें शुरू कर देता है। ये सिर्फ एक का नहीं है, मतलब सारे का सारा निज़ाम ही हमने एक इजाज़त दी हुई है सबको कि आप ऑन जॉब पहले काम सीखिए, और जब आपको काम आ जाएगा, जब हम आपकी लर्निंग कॉस्ट पे कर देंगे, आप बाहर जाके तो हमारे खिलाफ बातें शुरू कर देंगे। तो ये देखें ना, सिकंदर बख्श को देख लीजिए, वो कितनी देर तक पाकिस्तान पीसीबी के खिलाफ बात करते रहे, उन्होंने कहा जी उसके बाद मंजरियात। लेकिन जिस वक्त वो आते हैं ना, तो फिर उनसे पूछा गया कि ये तो वही प्लेयर हैं जो सारे के सारे खराब थे, आप तो 2 साल से बता रहे हैं, तो आप सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, प्लेयर कहाँ से लेके आएंगे? तो मतलब ये जो डोमेस्टिक का है कि जी डोमेस्टिक ठीक होनी चाहिए। अच्छा, डोमेस्टिक ठीक होने से फायदा क्या होगा जब आपने डोमेस्टिक से प्लेयर लेना ही नहीं है, आपने परफॉर्मेंस ले रहे हैं आईपीएल और पीएसएल से। तो जब आप पीएसएल से लड़के ले लेते हैं और परफॉर्म नहीं करते, तो फिर आप कहते हैं जी आपने डोमेस्टिक को बड़ी वक़्त देनी है। अभी आपने डोमेस्टिक को
वो देने की कोशिश की है कि जी उसको ज्यादा डोमेस्टिक को वेटेज ज्यादा दें। तो आपने वहाँ 40-40 लाख रुपए की वो एंट्री फीस कर दी है। अब मुझे बताइए ये कौन सी पूरी दुनिया जो है बोर्ड वो डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट करता है टू गेट द टैलेंट, और यहाँ पे आप कर रहे हैं कि जी जो वहाँ खिलाना चाह रहा है इदारा 15 लाख रुपया वो एंट्री टैक्स दे और 40 लाख रुपया पार्टिसिपेशन फीस दे। तो वो मतलब आपको 55 लाख रुपया दे के तो वो ये करे, बाकी वो 25-30 जो प्लेयर उसने तो रखने मोहसिन साहब तनख्वाही में देनी है ना आकिब जावेद साहब की। तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि मतलब वो प्लेयरों को भी देने। तो अब मुझे बताइए कि उस 40 लाख के अगेंस्ट अहमद भाई उन्होंने देना पता क्या, अंपायर और स्कोरर, तो वो भी 500 रख लेंगे। फिर आप क्या दे रहे हैं, ग्राउंड की पेमेंट भी उन्होंने करनी है हमजा भाई, ग्राउंड की पेमेंट भी जो टीमें खेलनी है आधी एक ने देनी है आधी एक ने देनी है। उस 40 लाख के अगेंस्ट आप उसको एक स्कोरर दे रहे हैं और एक अंपायर दे रहे हैं, जस्ट इमेजिन। तो फिर डोमेस्टिक कहाँ की डोमेस्टिक रह गई जी? वेरी अनफॉर्चुनेट। से प्लेयर ले जाते। अगर आपने वहां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या दावे किए और अभी मुझे बता दें। अच्छा मोहसिन साहब, इसमें ये नहीं है कि आकिब जावेद साहब जिम्मेदार हैं या मोहम्मद हफीज साहब जिम्मेदार हैं, इसमें जो भी आता है ना जब वो उस ओहदे पर होता है उसके लिए कुछ नहीं करता। अब ये शान मसूद साहब की एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि स्कूल और क्लब क्रिकेट की बहाली से ही बेहतरी मुमकिन है। कल इनका एक और स्टेटमेंट आया था इसी डिबेट के बाद कि हमारे जो फास्ट बॉलर है ना वो तीसरे चौथे दिन जो है वो थक जाते हैं, उनमें उतनी एनर्जी नहीं रहती। तो क्या शान मसूद साहब को पता था कि उन पर तलवार लटक रही है? शान मसूद साहब ने क्या अपने दौरे हुकूमत में जब कप्तान थे कभी किसी क्लब में जाकर देखा कि मैं यहां से फास्ट बॉलर उठा लूं? कभी किसी ग्रास रूट लेवल पर जाके देखा कि मैं यहां पर खुद जाके देखूं कि भाई मेरी टीम है ना, मैंने तैयार करनी है ना, मैं कप्तान हूं ना, मेरा फ्यूचर है ना, तो मैं उसके लिए करूं। तो जब ओहदों पर होते हैं तब एसी वाले कमरों से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, जब ओहदों से हटाए जाते हैं तो फिर ये सारी चीजें सामने आ जाती है। एग्री करेंगे? ये देखिए मैं इसका बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूं। आप देखिए कप्तान ने, अगर फर्ज करें कि कप्तान है तो कप्तान कह रहा है कि मेरे पास प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि जो चौथे दिन तक 5वें दिन तक कंसिस्टेंटली एक अच्छी पेस से बॉल कर सके। तो भाई आपने किया क्या? जो 4-5 हैं क्या किसी सेंटर में आपने भेजा उनको? क्या किसी ने उसके डेटा के ठीक है जी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भिजवाए आप और वहां जाके आप कहें कि जनाब ये मैं 5 प्लेयर दे रहा हूँ, टेस्ट कौन सा रोज हो रहा है? बिल्कुल। तो आप वहां से वो एक टेस्ट का दूसरे टेस्ट के दरमियान जो आपके पास एक टाइम है आप वहां डेवलप करें। आपने अच्छा इससे अगली बात आपकी सारी बात वहीं कंक्लूड हो जाएगी कि शाहीन अफरीदी को आकिब जावेद ने कहा कि हम इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि वो पेस नहीं है और कंसिस्टेंट पेस नहीं है और तीसरे सेशन में पेस नहीं करता। चले जी मान ली बात, तो आपने उसको अब बजाय इसके कि वो रीहैब कर रहा होता है नेशनल सेंटर में अपनी पेस पे काम कर रहा होता है, या उसको आप श्रीलंका एनओसी दे के भेज दिया कि जाओ जाके वहां जाके खेलते रहो। तो आप ये देखिए कि एक हेलो जी 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 हाँ, तो वहां जाके वो 3 ओवरों में 41 रन खा रहा है। तो आप यहाँ पे उस पर काम होना चाहिए था हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर पे, या उसको एनओसी दे के तो आप जाके लीगें खिला रहे हैं। तो लीग्स खिलाने से कौन सा फायदा हो रहा है? लीग खेल खेल के तो उसकी पहले पेस खत्म हो गई। तो लीग वालों ने भी तो लिखना शुरू कर दिया ना मीडियम बॉलर, उनके लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर। तो ये इंसल्ट नहीं। आप देखे ना हमारे मीडियम भी नहीं लिखना चाहिए, इनको तेज ही लिखना चाहिए, लेकिन कह देना चाहिए तेज ऑफ स्पिनर। मीडियम से थोड़ा सा बुरा लगता है ना, मतलब अच्छा अहमद सईद साहब, सर अब यूनुस खान साहब का यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि ड्रेसिंग रूम में रोल मॉडल्स की कमी पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा मसला है। कह सकते हैं वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सीनियर प्लेयर्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है, एक डेकोरम सेट करने के लिए, लीड करने के लिए, और किसी न किसी तरह से एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक सीनियर का रोल बहरहाल होना चाहिए। देखें ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है ये ज़ाहिर है इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो नए आने वाले प्लेयर होते हैं उनकी लर्निंग का एक फेज़ वो भी होता है। यस, ख़ास तौर पर जब आप नए टीम में इंडक्ट होते हैं तो फिर आपको फौरी तौर पर ज़ाहिर जगह नहीं मिलती है टीम के अंदर, लेकिन उस टीम इन्वायरमेंट में जेल इन होना, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना, सीनियर जूनियर की जो एक रिस्पेक्ट है उसको सीखना और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना उन लोगों को देखकर, ये बिल्कुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात की है यूनुस खान साहब ने कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस वक्त जो ड्रेसिंग रूम में 11 लोग बैठे होते हैं वो तो कमोबेश सारे वही लोग हैं जो साल में एक बार स्कोर करते हैं और उसके बाद
उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है पूरा साल निकालते हैं। 6 महीने में एक बार अच्छी बॉलिंग कर ली, उसके बाद आपके अगले 4-5-7 मैच जो है वो पक्के हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में एक ऐसा लड़का जो डोमेस्टिक में 1000 रन करके आया है, कंसिस्टेंट स्कोर करके आया है, वो जब यहाँ पर आकर देखता है कि यार अगर मैं एक अच्छी इनिंग खेल लूँ, एक फ्लैशी इनिंग खेल लूँ, तो मुझे अगले 4-5 मैच वैसे मिल जाने हैं, तो उसको मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये वही मेंटालिटी है जो आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट के बजाय पीएसएल से लड़के लेकर आएंगे और उनको आप इस बुनियाद पर लेकर आएंगे कि जी उनके अंदर इंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, या वो जो है वो मतलब उल्टी सुई पे बहुत अच्छी मारता है, सीधा उसको खेलना आता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नए आने वाले प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग होनी है, उनके जो पहले 1.5 साल 2 साल हैं, वो ये तय करेंगे कि उनके आगे 12 साल किस किस्म के माइंडसेट को वो लेकर चलेंगे। जब आपके ड्रेसिंग रूम में विनर्स बैठे हों तो फिर आपकी इंस्पिरेशन जीतना होती है। जब आपके ड्रेसिंग रूम में इंस्पिरेशन इस बात की हो कि आपने साल में 2 बार एनओसी लेकर लीगें खेलने जानी है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट मैच खेलने हैं, 5 वनडे खेलने हैं और 25 T20 खेलने हैं, उनका नतीजा जो मर्जी हो, लेकिन आपकी अगर साल में 2 अच्छी इनिंग्स हैं या 2 अच्छी दफ़ा आपने बॉलिंग करवा दी है और उसकी रील्स आपने उठा के किसी पेड कंटेंट क्रिएटर को दे दी है और उसने आपकी वहाँ पे चला दी है, तो आपकी टीम में जो है वो जगह पक्की हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ 2 माइंड सेट हैं, 2 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। आपके ड्रेसिंग रूम में पैट कमिंस बैठे होंगे तो आपको ये समझाएंगे कि सबसे जरूरी टेस्ट क्रिकेट खेलना है। yes. आपके ड्रेसिंग रूम में मिचेल स्टार्क बैठे होंगे तो आपको ये बताएंगे कि रोजाना जाकर 25-25 30 ओवर का स्पेल करना है, तो फिर तो बॉलर बनोगे। ये जो 4 ओवर वाले T20 है उनसे कर करके आप बॉलर नहीं बन सकते। आपके ड्रेसिंग रूम में अगर शाहीन आफरीदी बैठे हों और वो आपको ये बताएंगे जी टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है, आप साल में एक अच्छा स्पेल कराएं, उसके बाद जाकर पीएसएल खेलें, पीएसएल जीतें, उसकी ट्रॉफी उठा के आप जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करती प्रेजेंस। तो ये मेरा ख्याल है कि माइंडसेट का फर्क है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिसके बारे में सोचना चाहिए। मोहसिन साहब सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आप समझते हैं कि एक टाइम था कि सारे के सारे रोल मॉडल्स टीम में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब वेरी अनफॉर्चुनेटली एक तो कंसिस्टेंट नहीं है कोई भी टीम में, एक आता है एक सीरीज खेल के उसको बाहर कर दिया जाता है, वही 2-4 चेहरे हैं जो कंसिस्टेंट हैं, उनको बहरहाल किसी ना किसी तरीके से इंडक्ट कर दिया जाता है। तो आप समझते हैं ये जो स्टेटमेंट है कि रोल मॉडल की कमी भी पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकती? देखिए, रोल मॉडल तो पाकिस्तान के पास किसी के लिए भी नहीं है ना। रोल मॉडल को इतना ज़रूरी होता है कि आपके पास रोल मॉडल के अगेंस्ट अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखिए, इंडिया को देख लें, तो वहाँ पे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके गिर्द एक पूरी टीम घूमती है, जिनके गिर्द पूरी टीम डेवलप होती है। वो मतलब मियां दाद का एक था, ज़हीर अब्बास था, इमरान खान था, इसके आगे प्लेयर्स यूनुस खान था, ये अपना वसीम अकरम है, आकिब जावेद है। तो बॉलर बैट्समैन आपके पास कुछ आइडियल्स होते हैं जिनसे आप सीख रहे होते हैं, और वो उनका होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं है तो आप अच्छा वही जो परफॉर्मर होते हैं वही आपके रोल मॉडल होते हैं, जो परफॉर्मर होंगे, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होंगे। अब यहाँ तो ना तो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जिसको उर्फे आम में नहीं कहा जाता, पोस्टर बॉय आपके पास होने चाहिए। वही आपके फैन के लिए भी जरूरी होता है। आपके स्टेडियम्स क्यों खाली हैं? इसीलिए खाली है कि देखना किसको है जाके। अब आपके पास अब एक बाबर आजम रह गया था, वो भी परफॉर्मर नहीं रहा। सर फहीम अशरफ इतना बड़ा नाम है, आप कह रहे हैं फहीम अशरफ को देखने के लिए लोग आ तो रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप? पीएसएल में स्टेडियम भरे भाई हैं, शादाब खान खेल रहा है। तो ये बहरहाल ये मसले तो है ना कि बिल्कुल ठीक है, ये बात है कि अब एक रोल मॉडल पाकिस्तान के पास पिछले काफी अरसे में डेवलप हुआ था, बाबर आजम उसका नाम है, लेकिन उसके साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हरकत की है, मेरा ख्याल है अब वो उसको भी आपने मतलब एक तो मेंटालिटी ये है कि जब आपका एक प्लेयर रन करना शुरू होता है तो आप कहते हैं कि वो अगर टेस्ट में या ओडीआई में रन करे तो आप उसको फिर T20 में ले आते हैं कि यहाँ भी रन करके दिखाओ। एक आदमी का अपना प्लेइंग स्टाइल है, एक आदमी का अपना टैलेंट है, एक आदमी का अपना थ्रेशहोल्ड है, एक आदमी की अपनी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। तो उसको अगर आप चैनलाइज नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि वो सुपरमैन भी बने, वो हवा में उड़ के भी दिखाए, वो मुंह से आग निकाल के भी दिखाए, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती आपने की है बाबर आजम के साथ। अगर उसको तरीके से डेवलप किया जाता। जी मोहसिन, वो तो अहमद भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये प्लेयर भी तो ज्यादती खुद करवाता है ना, कि अगर उसको कहते हैं कि T20 खेलो तो वो क्यों खेलने जाता है? उसका फॉर्मेट नहीं है। तो उसको अगर मतलब वो बाज अब उसको कहा जाए कि 2 डाउन खेल लो, तो उसको पता है कि मैं तो 2 डाउन का प्लेयर ही नहीं, मैं तो ओपन के अलावा स्कोर ही नहीं कर सकता। तो वो बाज दफा खुद भी लालच कर रहा होता है, और उसको अगर तीसरी दफा भी कप्तानी पकड़ा दी जाए और तीसरी दफा अब वो 100% स्टेक पे, उनकी कप्तानी भी और उनका आगे कैरियर भी, तो वो उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि यार मैं अपना कोई चीज मुझे लालच देते हैं तो मैं उस लालच में ना आऊं, मैं अपनी परफॉर्मेंस को देखूं, किसी अपनी जगह पे अपने आप को, पूरी दुनिया में अच्छे प्लेयर्स अपने आप को किसी फॉर्मेट के लिए मखसूस कर लेते हैं, तो उन्हें भी करना चाहिए। उनको भी लालच खा जाता है ना जी अपना कि मैं हर जगह खेलूं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, जो है ब्रेक से वापस आते हैं। फवाद आलम का जो स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कहा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ताकत का खेल चल रहा है। अगर आपके पास ताकत है, आपका बैकग्राउंड तगड़ा है या आपका एजेंट तगड़ा है, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा परमानेंट हो सकते हैं। अगर नहीं है तो चाहे आप जितना भी परफॉर्म कर लें, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना सकते। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। एक दूसरे पर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, और जब भी ओहदों पर फाइज होते हैं, यही लोग आप फिर वहाँ पर जाकर जी हुजूरी करते हैं, और जैसे ही उन ओहदों से ये इस्तीफ़ा देते हैं या बाहर आते हैं, सिस्टम से बाहर आते हैं, तो अगेन उसी तरह की बहस शुरू हो जाती है कि किस तरह से बेहतर किया जाए। फवाद आलम साहब का स्टेटमेंट। अहमद सईद साहब, सर पाकिस्तान क्रिकेट में ताकत का खेल चल रहा है, अब इसको किस तरह से लिया जाए? ताकत वही, या तो वो एजेंट माफिया, एजेंट जिसका तगड़ा है, सोशल मीडिया जिसका तगड़ा है, रीलें जिसकी ज़्यादा अच्छी काट रही हैं, उसकी लाइफ अच्छी कट रही है, उसकी टीम में सर्वाइवल ज़्यादा देर तक है, ये सीन है? या फिर इससे हट के कहा कि जो अच्छा परफॉर्मर है, ये वो वाली ताकत है? दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना। देखें, अगर अच्छी परफॉर्मेंस की ताकत होती तो फिर मेरा ख्याल है कि फवाद आलम साहब पाकिस्तान के लिए इतनी कम क्रिकेट ना खेले तो जितना उन्होंने खेली है, क्योंकि डोमेस्टिक बाहर उनकी परफॉर्मेंस तो थी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ताकत का खेल कब नहीं था। अच्छा। ये तो हमेशा सही जाहिर है कि जब आप हम कप्तान के पावरफुल होने की बात क्यों करते हैं? हम कप्तान के पावरफुल होने की बात इसलिए करते हैं कि ये ताकत का थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं तो रहना ही है ना। तो अगर कप्तान पावरफुल होगा, कप्तान के हाथ में ताकत होगी, तो कप्तान अपनी मर्जी की चीजें अपने इर्द गिर्द डेवलप करेगा और फिर कप्तान की अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। लेकिन जब कप्तान ही स्ट्रांग नहीं होंगे, जब जिन लोगों ने टीम को खिलाना है एक्चुअली मैदान के अंदर, वो स्ट्रांग नहीं होंगे, तो फिर ये जो ताकत का मोमेंटम है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, इसने कहीं ना कहीं शिफ्ट होना है। बिल्कुल ठीक है। ये जो जिस ताकत की फवाद आलम साहब बात कर रहे हैं, ये उनका इशारा उस ताकत की तरफ है जो पीसीबी की अपनी एक ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम उनके अंदर बना हुआ है, और वहाँ पर जो लोग मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर विराजमान है, जिनकी अपनी दुकानें चल रही हैं, लेकिन उनके होते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। उनमें मैं बार बार मतलब आकिब जावेद साहब का नाम हमारी ज़बान से बार बार फिसल जाता है, वो इसलिए कि आकिब जावेद साहब ही असल में उस पावर कैग की नुमाइंदगी करते हैं जिनके अंडर ये 4-5 लोग काम करते हैं। तो आपने अगर घूम फिर के रोटेशन की पॉलिसी के तहत कभी उनको यहाँ लगाना है, कभी उनको यहाँ लगाना है, कभी उनको यहाँ लगाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पीसीबी को एज इदारा भी अपना एहतसाब करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के पास टाइम नहीं होता हफ्ते इतवार के अलावा एहतसाब करने का, अकाउंटेबिलिटी करने का, तो बाकी 4-5 जो वर्किंग डेज होते हैं, उन वर्किंग डेज में काम यही लोग चला रहे होते हैं। तो ये जो ताकत का खेल है, ये पीसीबी मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस के कॉरिडोर हैं, उनमें कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से ही रहा है। लेकिन उसमें या तो चेयरमैन पीसीबी होता था या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होता था। ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि उनके अलावा जो 3-4 लोग निजी इंतजामी ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने हाथ में जो है वो अपने ताकत रखी हुई है, और उन्होंने तमाम जो डिसीजन मेकिंग का पूरा एक सिस्टम है उसको उन्होंने यह कमाल बनाया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि 3-4 लोग जब तक नहीं निकलेंगे सिस्टम के अंदर से, उस वक्त ये सिस्टम फ्लरिश नहीं करेगा। आपको आए रोज नए आइडिया सुनने को जरूर मिलेंगे। कभी बॉलिंग मशीनें लग रही होंगी यहाँ पे, कभी जो है वो पॉइंट्स का सिस्टम तब्दील हो रहा होगा कायदम ट्रॉफी में, कभी आपको डोमेस्टिक का सिस्टम तब्दील हो रहा होगा, कभी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हो रहा होगा, कभी पीजीएल्स हो रही होगी, कभी कुछ हो रहा होगा। लेकिन नतायज उसको यही बरामद होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में वही लड़के खेल रहे होंगे जिनकी इनके साथ यस होगी। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब, सर 3 पॉइंट हैं इसको समझने के लिए, उनमें से एक पे एग्री करना जरूरी है। ताकत का खेल, ताकत वो इन लोगों को कह रहे हैं, ये जो सेलेक्टर्स और ये हैं, या ताकत उन प्लेयर्स को कह रहे हैं जिनके पीछे से एजेंट्स तगड़े हैं, या फिर ताकत वो है कि परफॉर्मेंसेज इतनी ताकतवर हैं कि उन लोगों को वहां से हटाया नहीं जा रहा? किस पॉइंट से आप सहमत हैं? देखिए, परफॉर्मेंस वाले तो आप हर जगह से खत्म कर देना, ना तो वो किसी मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस है, ना इन प्लेयर्स में। वो तो एक साइड पे। ताकत की जो बात कर रहे हैं ना, वो ताकत की बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। अच्छा। डिफाइन इस तरह करूंगा कि जिस वक्त कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा होता है, तो उस वक्त भी वो ताकत वहां पे भी होती है कि किन प्लेयर्स को आपने अच्छा करके पेश करना है, किन प्लेयर्स को आपने अच्छा करना है, किसकी बॉलिंग। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसी तरह ही होता है कि वहां पे कमेंट्री बॉक्स में भी एक लॉबिंग होती है, और कमेंटेटर्स की भी एक लॉबी है कि कोई दूसरा ना आके कर दे। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपकी टीवी पे बैठ के प्लेयर्स की भी लॉबी है कि किन प्लेयर्स को आपने प्रमोट करना है। टीवी पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं, एजेंडा बेस्ड यूट्यूब भी हैं, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया भी है। तो ये हर जगह। अच्छा, फिर उसके बाद आप जिस वक्त वो आपका कोई मैनेजेरियल पोस्ट आती है,
तो एक बंदा आता है, उसके साथ वो अपने 4 और लेता है ताकि वो अपनी कुर्सी को मजबूत कर सके। उसके इसी तरह जब कप्तान आता है तो कप्तान भी 4 से 5 प्लेयर्स की अपनी एक लॉबी रखता है ताकि एक प्रेशर रहे कि जनाब अगर किसी एक को कहा तो 4 मुतासरीन हैं। तो ये ताकत है, वो ताकत की ना ब्रांचेस हर जगह ही हैं। अब इस सारे से ऊपर जो कभी भी नहीं सुनी थी, अहमद साहब ने जो बात की है ना, वो पहले ये कभी भी नहीं सुनी थी। अब आप ये देखें, कोच चाह रहा है कि आपका वो पाकिस्तान में हो या इंडिया का भी आप एग्जांपल आ गई है, कि वो कोचेस ये चाह रहे हैं कि हम भी प्लेयर से बड़े बन जाएं। वाह, तो मतलब परफॉर्मेंस अलग बात है, मेरी सुनी जाए, जिस तरह मैं खेल रहा हूँ, ये जो इंटेंट है और ये जो स्ट्राइक रेट है, ओ भाई ये कौन सी बात है। वो एक परफॉर्म करके आ रहा है, आपको पता है उसका स्ट्राइक रेट क्या है, एक परफॉर्म करके आ रहा है, आपको पता है वो कितनी बाउंड्री क्लियर करता है। आपकी सिलेक्शन के ये सारे म्यार उसको बाद में रखने हैं, पहले होते हैं वो तो। आपने उसको सिलेक्ट करके ऑन ड्यूटी सिखाना है। आपकी तो ये सारी की सारी चीजें उसकी परफॉर्मेंस में, आपको पता है कि पिछले 2 साल में उसने जिन मेरिट पे आपने देखा है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, वो कवर मारता है, वो मिड विकेट मारता है, वो सीधी मारता है, एक मतलब मारता ही नहीं, उसको कैसे सिखा देंगे आप। आपने आके बाबर आजम को कहा जी स्वीप मारो, अच्छा वो जो स्वीप कहाँ से मारे, उसने कभी मारी नहीं। तो आपने उसको जो आगे वो खेल रहा था जिससे उसके हजारों रन से, वो भी सारे खराब कर दिए। तो ये कोचेस की भी ताकत है, और आपने उस कोचेस की ताकत को देखा कि रोटेशन कर करके प्लेयरों का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। फिर आपने नेशनल हाई परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस को भी देखा कि वो अनाउंस्ड वो सिलेक्टर भी हैं, वो कोच भी हैं, वो कोचों के भी ऊपर हैं, वो सिलेक्टरों के ऊपर भी हैं, वो प्लेयरों के ऊपर भी हैं, और वो सिखा भी रहे हैं। सिखाना वहां से मुझे बताइए ना कि जो आपकी बेसिक काम था वहां से क्या निकला। तो ये हर जगह। अभी आपका जो आके जो डोमेस्टिक के जनरल मैनेजर लगे हैं, वो शरून, क्या नाम है उनका, उसामा शरून न्याजी, उसामा शरून न्याजी साहब का एक ना वो उनका अपना लिखा हुआ, हमजा भाई पढ़ा हुआ है, अहमद भाई उनका अपना प्रोफाइल लिखा हुआ है कि मैंने फिलॉसफी में पढ़ा हुआ है। अच्छा। और मैं तांदरियावाला में और पत्तों की में मैंने जॉब की है, और लॉ में मेरा जो है वो पैशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिकेट में कर रहा हूं। जो नहीं, क्रिकेट का जिक्र ही नहीं है उसमें। नाइस, ओके। पूरे हाँ बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप वो आपका ना इंटरनेट अभी आपके सामने होगा, उसको खोलिएगा, इस प्रोग्राम के बाद पढ़िएगा और एंजॉय कीजिएगा कि आप उन साहब ने क्रिकेट चलानी है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आए हैं तो वो किसी पावरफुल लॉबी से ही आए हैं ना, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, उसको कौन रोक सकता है। तो ये जो ताकत की बात है वो है, वो कमेंटेटर्स, अंपायर सर अपनी लॉबी में बंदा नहीं आने देते, कमेंटेटर नहीं आने देते। हर जगह लॉबी और हर जगह पावर कॉरिडोर्स हैं, बेशक वो छोटे हैं कुछ बड़े हैं जी। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट चलानी है सही साहब उन्होंने, जिन्होंने क्रिकेट से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और क्रिकेट सिखानी उन्होंने जिन्होंने कभी खुद क्रिकेट नहीं खेली, जो हमारे माइक हसन साहब हैं। तो ये इस तरह का कोई अलमिया चल रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट है, ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था। जब तक बच्चों को फिलॉसफी ऑफ क्रिकेट का अंदाजा नहीं होता उस वक्त तक बच्चों को क्रिकेट नहीं आएगी। अच्छा, अब ये देखिए ना, आप इसको मौसी साहब इस वे में ले लेना, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लॉ भी उनका है, फिलॉसफी भी है, उन्होंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। मिसबाह उल हक ने कहा है, यहाँ पे अभी एक मैं लाइन पढ़ा था, तालीम और क्रिकेट साथ साथ जरूरी है। क्रिकेट मिसबाह उल हक सिखाएंगे, ये शरून न्याजी साहब जो वो तालीम का दर्स देंगे, तो ये इस तरह से मिल बांट के चलता है। आप गलत सोच रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, वो मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ, बाज नुक्ते बड़े बड़े होते हैं जो मिस हो जाते हैं। लेकिन ये कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन हो रही है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। मोहसिन साहब, सर ये जो पीसीबी ने स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया 2026-27, इससे पहले भी हमने देखा, पिछले साल भी गालबन ये हुआ था। सर समझते हैं इससे फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं, और अगर वहाँ से जो सिलेक्शन होती है उन बच्चों का फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये तो किसी खाते में नहीं आते, वहाँ से टैलेंट आ जाता, आगे ग्रूम नहीं किया जाता। देखिए, जहाँ तक मेरी खबर है, जहाँ तक मुझे पता है, वो प्रोग्राम खत्म हो गया हुआ है। अच्छा। और हाँ जी, वो सलमान भट्ट साहब कर रहे थे, मेरा ख्याल है जो वो खत्म हो गया। और बाकी अगर आप स्कूल से लेके चलेंगे, आप तो डोमेस्टिक का जो है वो उसको ग्रूम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। इशू टैलेंट का नहीं है, टैलेंट तो आपको रॉ भी मिल जाता है, आपको हमेशा से मिल रहा है।
इशू ये है कि आप स्कूल लेवल से जहाँ शुरू कर रहे हैं, आगे क्लब आपने खत्म कर दिया, तो स्कूल लेवल वाला जाएगा कहाँ पे? हर बंदा महंगी महंगी एकेडमियों में तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो देखिए कि महंगी एकेडमियों में आप 25-30 हजार रुपया कहाँ से खर्च करेंगे? तो हर प्लेयर के पास इतना तो पैसा नहीं होता हर बंदे के पास। तो आपने दरमियान में से क्लब खत्म कर दिया, ग्राउंड्स खत्म कर दिए, तो आप क्या ग्रूमिंग का प्रोसेस तो पहले ही कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जो आप डोमेस्टिक से ले रहे हैं उसको बगैर ग्रूम किए, अभी आप जो लेके गए हैं अब्दुल्ला फजल को या उनको, तो कहीं ग्रूम किए बगैर ले गए ना। आप इंग्लैंड में अगर फर्स्ट फेल हो गए, क्या करेंगे हम? मतलब उसमें उनका क्या कसूर है? उनका तो एक्सपोजर ये नहीं है। या तो उनका ग्रूमिंग का एक प्रोसेस हो, उनको 2 साल आप कोई शाहीन के साथ, ए के साथ, अच्छी टीमों के साथ ट्रैवल कराएं, यहाँ पे अच्छी टीमें बुलाएं। ये तो रिवाज ही नहीं है। हम तो यहाँ पे अच्छी जो टीमें बुला के उनको पंखे वाली विकेटों पे फंसा के और जीत के जिस वक्त बाहर जाते हैं फिर कहते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं कर सके। तो ग्रूमिंग का इशू है जी, टैलेंट का इशू तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं रहा। वो तो आप कोचेस के बयान सुन लें, वो वो अपना अभी 2 दिन पहले वो बोला, उसने कहा टैलेंट बहुत अच्छा है, जो इसको बप्पट कह रहा था। हमारे ये भी देखे ना कि हालात क्या हैं। गिलेस्पी पहले उसको क्लाउन कह दिया, मपट कह दिया है आकिब को। तो अब मुझे बताइए कि ये तो हालात हैं। तो यहाँ मतलब किस तरह आप टैलेंट या वो स्कूल लेवल वो खत्म हो गया हुआ भाई। बहरहाल जी, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यहाँ पर, वेरी अनफॉर्चुनेट है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके कीमती वक्त का। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। लेट्स सी, टैलेंट की कमी पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ उसको ग्रूम करना और उसको एक प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड करके उनको लेके चलना, ये रियल चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। इसी में ही वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने में कोई मसला होना नहीं चाहिए था। बहरहाल लेट्स सी इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं, आपके साथ आगे आने वाले शोज में शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।